ओके गाइस, प्लीज चेक। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इन्वेंट्री क्या होती है। तो इन्वेंट्री आर दोज असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके अंदर हमारे पास में दो टाइप की इन्वेंट्री आती है। कौन कौन सी? एक तो फिनिश गुड्स और एक स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ट्रेडर के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेडर। और फिनिश गुड्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? कमॉन, मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर के पास में फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हो सकती है, ट्रेडर के पास में बनी बनाई गुड्स की इन्वेंट्री हो सकती है। उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। और दोनों ही बंदे फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड क्यों रखते हैं? अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल करने के लिए। सेकंड, इन्वेंट्रीज आर दोज असेट्स विच आर हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में चल रहे हैं, पूरा बने नहीं हैं बट चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर हैं, और जब बन जाएंगे तो उसको हम आगे बेच देंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कम ऑन, वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी किसके लिए आएगा? मैन्युफैक्चरर के लिए। तो मैन्युफैक्चरर के लिए वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री बच सकती है ईयर एंड पे। ठीक है, आगे देखो। Inventories are those assets which are in form of material to be consumed in the production process, या फिर which are in the form of supplies to be consumed in the rendering of services, जैसे रॉ मटेरियल, स्टोर स्पेयर एक्सेट्रा। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपके रॉ मटेरियल काम आएगा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपके पास में कुछ ना कुछ, सर कुछ ना कुछ कंज्यूमेबल्स काम आएंगे सर्विस देने के अंदर, तो वो भी आपके क्या है? कम ऑन, इन्वेंट्री है। तो रॉ मटेरियल की बात ये कर रहा है, ये भी स्पेसिफिकली किसकी बात करेगा? मैन्युफैक्चरर की। और कोई सप्लाईज अगर है जिसका यूज करके मैं सर्विस दे पाऊंगा, तो ये किसके लिए बात कर रहा है? सर्विस प्रोवाइडर के लिए। किसकी बात करेगा? मौन, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कभी भी गुड्स नहीं बेचता है, सर्विस प्रोवाइडर सप्लाईज को यूज करके सर्विस देता है। अब एक बात ध्यान रखो, ये जितनी भी बात इन्वेंट्री की हो रही है, ये किस डेट पे इन्वेंट्री को असेट मानता है? कम ऑन, ईयर के स्टार्टिंग में, ड्यूरिंग द ईयर, या एट द एंड ऑफ द ईयर? एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब ये बैलेंस शीट डेट पर अनसोल्ड गुड्स को, अनसोल्ड गुड्स को जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, उसको क्या ट्रीट करता है? असेट्स। ठीक है। साल भर तो हम इन्वेंट्री को क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। जब भी परचेस करते हैं गुड्स को तो हम परचेस को डेबिट करते हैं, सेल्स करते हैं गुड्स को तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस मानते हैं या इनकम मानते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना गुड्स हम बेच देते हैं उसको अल्टीमेटली हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं ईयर के एंड तक। यस और नो? पर ईयर एंड पे जो गुड्स मेरे अनसोल्ड रह जाएंगे, बच जाएंगे, उसको अल्टीमेटली हम क्या ट्रीट करते हैं? असेट्स। तो सर ये पूरा चैप्टर हमको किस पे पढ़ना है? साल भर इन्वेंट्री को असेट मानने में पढ़ना है या ईयर के एंड पे इन्वेंट्री को असेट मानने में पढ़ना है? ईयर एंड पे इन्वेंट्री को असेट मानेंगे, वो हमारे चैप्टर में हाल फिलहाल कवर किया जा रहा है। क्लियर है कहानी? अब अपन बात करते हैं सर कि हमने पढ़ा था सर कि इन्वेंट्री को हम किस पे वैल्यू करते हैं? बचपन से पढ़ा था, कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। यही पढ़ा था सर। एनआरवी कैसे निकालते होंगे? एनआरवी का मतलब होता है सर ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अल्टीमेटली क्या जाता है सर? एन आर वी। अब मैं ये बात कर रहा हूं ना एनआरवी की, तो किसकी बात कर रहा हूं समझना। ये मैं बात कर रहा हूं फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की और स्टॉक इन ट्रेड की। सर रॉ मटेरियल की भी तो एनआरवी होती होगी, रॉ मटेरियल की भी कॉस्ट होती होगी। हाँ होती है सर, उसको भी निकालने का तरीका होता है, बट वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो हमारे कोर्स में क्या है सर? हमारे इधर सही है फाउंडेशन की इन्वेंटरीज में क्या है सर? फिनिश गुड्स या स्टॉक इन ट्रेड की एनआरवी और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। मतलब पूरा चैप्टर आपको ये किस इन्वेंटरी की वैल्यूएशन करवाएगा? फिनिश गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरर और स्टॉक इन ट्रेड फॉर ट्रेडर। समझ में आ रहा है? पूरा चैप्टर में आप किस इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे सर? ट्रेडर की, स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे। सेकंड, मैन्युफैक्चरर की, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करोगे, जो कैसे होती है? कॉस्ट या फिर एनआरवी, विच एवर इज लोअर। कल मैंने आपको बताया था एनआरवी कैसे निकालते हैं। तो एनआरवी निकालते हैं ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। आ जाती है हमारी एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स या एनआरवी ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अगर एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी निकालनी है जो हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसमें से क्या और माइनस कर देना? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन।
तो आ जाती है एनआरवी ऑफ डब्ल्यूआईपी, बट वो मैंने कहा था अपने कोर्स में नहीं है। क्लियर सेट। अब क्या इस चैप्टर में हमको एनआरवी निकालना सिखाएंगे क्या? द आंसर इज नो। एनआरवी दी हुई होगी आपको। इस चैप्टर में क्या सीखना है हमारे को? कॉस्ट कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना? कॉस्ट कैलकुलेट करना। अब पहले ये जान लेते हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है। तो तीन तरह की कॉस्ट आती है इन्वेंट्री की कॉस्ट में। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है कमॉन? ये भी मैंने आपको बताया था। कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आती है? जितने रुपए में ले गया है परचेज प्राइस, उस पर कोई अगर मैंने टैक्स दिया, नॉन रिफंडेबल है, नॉन रिटर्नेबल है, तो वो भी आ जाएगा। सर कोई भाड़ा वाड़ा दिया इन्वेंट्री को लाने के लिए, फ्रेड इनवर्ट, तो वो भी मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट में आएगा। उसके बाद सर ऐसे एक्सपेंस जो जरूरी थे उनको एक्वायर करने के लिए, वो भी आ जाएगा। और सर रिबेट या ट्रेड डिस्काउंट, वो हम माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? अच्छा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन सिर्फ किसके लिए काम आएगा? कम ऑन, मैन्युफैक्चरर के लिए। क्योंकि ट्रेडर तो बना बनाया माल लाएगा ना, उसके लिए तो सिर्फ क्या लगेगी? कॉस्ट ऑफ परचेज। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? रॉ मटेरियल लाएगा, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? फिनिश गुड्स में, उसके बाद सेल करेगा। तो कन्वर्जन कॉस्ट भी तो लगेगी ना इन्वेंट्री को बनाने में। तो रॉ मटेरियल के साथ साथ कन्वर्जन कॉस्ट भी लगती है। कन्वर्जन कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में भी दो आती है, एक डायरेक्ट लेबर और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में सारी नहीं आती है, सिर्फ फैक्ट्री में लगने वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। कौन सी वाली? फैक्ट्री में लगने वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट। बस इतना ही जानना है, इससे यार डीप में मैं आपको लेके हाल फिलहाल नहीं जाऊंगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी वाली आती है? क्या ऑफिस की इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, क्या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है, या सिर्फ फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है? फैक्ट्री की इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। किसके अंदर? हमारे गुड्स के कॉस्ट के अंदर। क्लियर कहानी? और क्या आ सकता है गुड्स की कॉस्ट के अंदर? सर अदर कॉस्ट भी आ सकती है। क्या आ सकती है कमॉन? अदर कॉस्ट भी आ सकती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री सेलेबल कंडीशन में आई है, वो कॉस्ट भी हम जोड़ सकते हैं। तो कौन कौन सी तीन कॉस्ट आ गई कॉस्ट में? कॉस्ट ऑफ परचेज सेकंड, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन थर्ड, अदर कॉस्ट। बस इससे डीप में हम नहीं जाते, हमारे इससे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें चैप्टर में यहाँ पे नहीं है। अब एक इसमें चीज बहुत काम की है जो मेरे चैप्टर में काम आएगी, वो है कि कौन कौन सी कॉस्ट मेरे इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। कौन कौन सी कॉस्ट मेरे इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है? मैंने बताया तीन कॉस्ट बनती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। फिर मैं बोल रहा हूं कि कौन सी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती है। तो उसके अंदर देखो ध्यान रखना, चार तरह की कॉस्ट है। कौन कौन सा? कौन कौन सा? एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल की कॉस्ट जो भी होगी, कभी भी हम इन्वेंट्री कॉस्ट में उसको ऐड नहीं करेंगे। सेकंड, स्टोरेज कॉस्ट कभी भी हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, पर कब कर सकते हैं? जब स्टोर करना जरूरी है उस इन्वेंट्री को रेडी टू सेल बनाने में, तब तो स्टोरेज कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज स्टोरेज कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर कहानी? आगे देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। सर ऑफिस के कोई भी खर्चे हैं, सर एडमिन का कोई भी खर्चा है, तो वो मेरी गुड्स को बनाने में तो काम आया नहीं, तो वो मेरी गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। मैंने बताया था ना ऊपर में कि कौन से खर्चे लेंगे हम? ऑफिस के खर्चे लेंगे, फैक्ट्री के। तो ऑफिस के खर्चे हम नहीं लेंगे, पर ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, अगर गुड्स को बनाने में वो काम आ रहे हैं तो, बट जनरली लेते नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं लेते, क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वेंट्री को बनाने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। क्लियर है कहानी? कौन कौन से खर्चे ऐड नहीं करेंगे? एबनॉर्मल वेस्टेज, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इन्वेंट्री की कॉस्ट में हम ऐड नहीं करेंगे। क्लियर कहानी? यहां तक पढ़ा था अपन लोगों ने। अब चलते हैं आज जो काम की बात है उस पर। मेथड्स टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले पढ़ा कि सर ईयर एंड पे इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करवाएगा ये चैप्टर। इन्वेंट्री को वैल्यूएशन कैसे करवाते हैं? वैसे तो चार तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। पर इस चैप्टर में रॉ मटेरियल की बात नहीं करेंगे, डब्ल्यूआईपी की भी बात नहीं करेंगे, सिर्फ किसकी बात करेंगे? फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड को कैसे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कहानी सेट? किस दिन की कॉस्ट? सर किस दिन की कॉस्ट नहीं सर, जो गुड्स बचे हैं ना, जो गुड्स ईयर एंड पे बचे हैं ना, उनकी क्या कॉस्ट थी, और उनकी ईयर एंड पे अगर उसको मैं बेच दूं
तो कितना पैसा मुझे बेच के मिल सकता है, एस्टिमेटेड एनआरवी। क्या होता है? एस्टिमेटेड एनआरवी। तो कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स और एनआरवी ऑफ अनसोल्ड गुड्स, विच एवर इज लोअर पे मैं इन्वेंट्री को वैल्यू कर दूंगा, ये भी सेट है। फिर मैंने बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है जनरली। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में 3 चीज आती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। फिर मैंने बोला कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या नहीं आता है, एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं आता है, स्टोरेज कॉस्ट नहीं आता है, एडमिन ओवरहेड नहीं आता है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी नहीं आता है। यहां तक सेट है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि कॉस्ट को किस फॉर्मूले से डिटरमाइन करना है, कॉस्ट को किस मेथड से डिटरमाइन करना है, मतलब हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या आता है वो तो बता दिया मैंने आपको, 3 चीज आती है, पर कॉस्ट को कैलकुलेट करना कैसे है, उसके लिए हमारे पास में 2 अलग अलग मेथड हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, थोड़ी देर में समझ में आने लगेगा कि इसका नाम हिस्टोरिकल क्यों है, और एक है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एक तो है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और एक है नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। ये मेथड क्या कैलकुलेट करने के लिए है? कॉस्ट। कॉस्ट में आता क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट से सेट है। और ये क्या कैलकुलेट करवाएगा? कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए 2 मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। समझ में आ रहा है क्या कर क्या रहे हैं, वो समझ में आना जरूरी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश गुड्स की बात करेंगे, पूरे चैप्टर में रॉ मटेरियल डब्ल्यूआईपी की बात नहीं करेंगे, पूरे चैप्टर में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी की बात करेंगे, और पूरे चैप्टर में कॉस्ट कैसे निकालनी उसकी बात करेंगे। दैट्स इट। समझ में आ गई कहानी? आगे चलते हैं। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अंदर फिर 2 पार्ट है। व्हेन गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल, तो कौन सा मेथड लगेगा कॉस्ट निकालने के लिए? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। क्या होता है बताऊंगा। और व्हेन गुड्स आर इंटरचेंजेबल, तो कौन सा मेथड लगेगा कॉस्ट निकालने के लिए? या तो फीफो या लीफो या सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। ठीक है। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में 2 मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। अभी मैंने सिर्फ नाम पढ़ दिए। अब चलते हैं सर पहले में। पहले में मतलब हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड व्हेन गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल। एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे हैंडीक्राफ्ट की शोरूम है, हैंडीक्राफ्ट पता है क्या होता है? जो हाथों से बनी हुई क्राफ्ट है। वेरी गुड। जैसे क्या क्या मिलता है ऐसे शोरूम्स पे? किशनगढ़ में भी है, अपने तो फेमस है भाई, मार्बल सिटी ऑफ इंडिया है अपनी तो भाई साहब, है कि नहीं? तो क्या मिलता है अपने हैंडीक्राफ्ट्स पे? मार्बल की स्टैच्यूज और मार्बल के चकला बेलन, मार्बल के वो पॉट्स, मार्बल के टेम्पल्स छोटे छोटे घर में लगाने वाले, और भी मार्बल की बहुत सारी चीजें मिलती है जो लोग बाग घर में लगाते हैं। मार्बल की घड़ियां, ठीक है, मार्बल की कुर्सियां, मार्बल की टेबल, मार्बल की चेयर्स, ये सब मिलता है अपने यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट है। ठीक है। तो हैंडीक्राफ्ट शोरूम में मेरे पास जितने भी आइटम है ना, वो सब अलग अलग है। वो सब अलग अलग है, उनका शेप अलग है, साइज अलग है, उसका मटेरियल अलग है, उस पे लगने वाली लेबर अलग है। सब अलग अलग चीज होती है। अलग अलग एंटीक आइटम है ना यार, यूनिक आइटम है, यूनिकनेस है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक फ्लावर पॉट है, वो मैंने 10,000 रुपीज के अंदर बनाया था। इसकी कॉस्ट पता है मेरे को, अलग अलग कॉस्ट है, चीज ही अलग अलग है, तो अलग अलग कॉस्ट पता होनी चाहिए। इसके अलावा मान लो मेरे पास है ना टेबल है मार्बल की, वो 20,000 रुपीज के अंदर मैंने बनाया था। मार्बल की मेरे पास में क्लॉक है, वो मैंने 1,500 के अंदर बनाया था। मार्बल का टेम्पल है मेरे पास में, वो मैंने भैया 2,000 रुपीज का बनाया था। एक और टेम्पल है, टेम्पल 2, वो मैंने 5,000 का बनाया था। सबकी अलग चीज ही अलग अलग, अलग अलग कॉस्ट है, चीज ही अलग है ना, क्योंकि सेम है ही नहीं, अलग अलग चीज है। एक मेरे पास में मार्बल की ये मान लो चेयर है, 1,000 रुपीज में बनाई थी मैंने। मेरे पास में भैया गॉड की, मतलब भगवान की मूर्तियां हैं, आइडल्स हैं मेरे पास में। ठीक है। वो मेरे पास में है। अब इसमें भी स्पेसिफिक कृष्ण भगवान जी की है 5,000 की जो मैंने बना रखी है।
दुर्गा माता की जो मैंने बना रखी है भाई साहब वो है मेरे 7,000 रुपीज की। महावीर स्वामी की जो मैंने बना रखी है वो मैंने बना रखी है 10,000 रुपीज के अंदर। समझना, चीज को समझना। प्रभु राम जी की मैंने जो बना रखी है वो है भैया मेरे पास में 25,000 के अंदर, बड़ी मूर्ति है। जैसे साइज वैसा पैसा लगेगा। कोई वियतनाम की है, कोई वियतनाम मार्बल की है, कोई मकराना व्हाइट मार्बल की है, कोई ग्रेनाइट की है, कोई ब्लैक मार्बल की, सब अलग अलग है। सबकी अलग अलग कॉस्ट है। सेट है, क्लियर है कहानी। ये साल भर में मैंने बनाया है। ठीक है, पक्की। अब ड्यूरिंग द ईयर मैं ये टेम्पल 2 में सेल कर चुका हूं। क्लॉक मैंने सेल कर दी है। ठीक है, महावीर स्वामी वाले मैंने सेल कर दी है। दुर्गा माता वाली मैंने सेल कर दी है। ठीक है, और ये पॉट भी मैंने सेल कर दिया है। अब बताओ मेरे पास में कौन कौन से आइटम बचे हैं। एक तो टेबल बची है, एक टेम्पल बचा है, एक चेयर है, फिर गॉड आइडल में क्या क्या है, कृष्ण भगवान की मूर्ति बची है और राम भगवान की मूर्ति बची है। ठीक है, सेट है, ये बची है मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है पता है ईयर एंड पे? मुझे निकालना है कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री या अनसोल्ड गुड्स। ठीक है, खुद की बुद्धि लगाओ और बताओ कॉस्ट कैसे निकालूंगा। जो नहीं बेच पाए उसकी कॉस्ट को जोड़ के या एवरेज करूंगा? एवरेज कर दूंगा क्या कॉस्ट की? या जो नहीं बेच पाए उसकी कॉस्ट अलग अलग लेनी पड़ेगी? अलग अलग लेनी पड़ेगी। या एक की, जैसे कितने आइटम बचे हैं, ये एक एक आइटम, दो, तीन, ये चार, ये पांच। तो एक आइटम की कॉस्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस्ट आ जाएगी सारे गुड्स की। ये एवरेज करके मल्टीप्लाई कर दूं। क्यों नहीं कर सकते? अरे 5 आइटम है ना मेरे पास। टेबल कितने की? 20,000 की। बाकी 5 आइटम है तो 20,005 कर देता हूं, आ जाएगी कॉस्ट। नहीं कर सकता? क्यों? क्योंकि सारे आइटम ही अलग अलग है यार। जब सारे आइटम ही अलग अलग है तो अलग अलग जो कॉस्ट लगी हुई है वही तो लेंगे। समझ में आ रहा है? पता है क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर रहा हूं। किसको? कॉस्ट को। किसको? कॉस्ट को। क्योंकि जितने भी मेरे पास आइटम है ना इन्वेंट्री में, वो चेंजेबल है या चेंजेबल नहीं है? वो इंटरचेंजेबल है या चेंजेबल नहीं है? वो चेंजेबल नहीं है। मैं टेबल की जगह टेम्पल नहीं दे सकता। मैं टेम्पल की जगह भगवान की मूर्ति नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है क्या? ये इंटरचेंजेबल नहीं है। तो मुझे कौन सा तरीके से कॉस्ट को पता लगाना पड़ेगा? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन तरीके से लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो बताओ कितनी कितनी कॉस्ट आई, टोटल बताओ कितनी कॉस्ट आई। टेबल टेम्पल प्लस चेयर 1,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 कितना हो बताओ? 50। क्या किया यहाँ पे आपने? स्पेसिफिक कॉस्ट को जोड़ा ना, क्योंकि गुड्स इंटरचेंजेबल नहीं थे। समझ में आया? तो व्हेन गुड्स आर नॉट इंटरचेंजेबल तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से। खत्म हो गया। यही है। आया कि नहीं आया? और आया कि नहीं आया? इसका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भी नहीं। इससे क्या पूछेंगे? ये तो कोई कर देगा। समझ में आई कहानी? हेलो, आई क्या समझ में कहानी? पक्की बात? आई पक्की बात? श्योर? अब सुनना प्लीज। इसमें एक और एड ऑन करता हूं मैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिख देता हूँ अनसोल्ड। तो अनसोल्ड में मेरे पास में एक टेबल है। इसकी कॉस्ट कितनी बताई आपने मेरे को? टेबल की कॉस्ट स्पेसिफिकली कितनी थी? 20,000। ओके, अनसोल्ड की बात कर रहा हूं मैं। टेम्पल 2,000। और क्या है? चेयर 1,000। कृष्ण भगवान का आइडल कितने का है? मेरे कॉस्ट कितने का पड़ा? 5,000। राम भगवान का कितने का है? कम ऑन, 25,000। ओवरऑल कॉस्ट कितनी बताई आपने मेरे को? 53,000। ये तो गई कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकाली मैंने?
कॉस्ट कैसे निकाली मैंने? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। अब सुनना मेरी बात, ये जो कॉस्ट ले रखी है ना मैंने, इन कॉस्ट में क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। समझ आ रहा है क्या यार? कॉस्ट में तीनों कॉस्ट आती है, इसमें भी क्या क्या है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। आ रहा है? आ रहा है क्या? कॉस्ट में तीनों कॉस्ट आती है, बट ईयर एंड पे कैसे निकालने कि कितने कॉस्ट का माल बचा है, उसके लिए अगर देखो कि गुड्स अगर इंटरचेंजेबल नहीं है तो फिर जो उसकी कॉस्ट लगी है उसी को कॉस्ट मानना पड़ेगा। कोई और मेथड में लगा यहाँ पे नहीं सकता, एवरेज कर नहीं सकता, फीफो लीफो लगा नहीं सकता। सेट है? यहां तक सेट है? ओके, अब आगे की बात करते हैं। ये ईयर एंड पे अनसोल्ड इन्वेंट्री है, ठीक है, उसकी कॉस्ट मैंने लिख दी। अब मैं लिखता हूं इनकी एनआरवीज। क्या लिख रहा हूं? एनआरवी। एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर मैं इसको बेचूंगा तो मुझे कितने पैसे मिल जाएंगे अगले साल बेचूंगा जब, अगले साल बेचूंगा जब, उस दिन कितने में बेच पाऊंगा, ठीक है, और कितने मुझे नेट में पैसे घर पे मिल जाएंगे। मान लो बेच तो पा रहा हूँ 12,000 में, पर बेचने के लिए 3,000 रुपये कमीशन देनी पड़ेगी, तो नेट में कितने मिल जाएंगे? 9,000। तो उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या बोलते हैं? अच्छा सुनना, आप एक बात और बताता हूँ आपको, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो ना, तो डीप बताता हूँ। 31 मार्च की एनआरवी देखते, एनआरवी कैसे निकालते हैं? वो तो बता दिया मैंने। अब वो ग्रॉस रियलाइजेबल वैल्यू किस दिन की लेंगे? 31 मार्च की, या जिस दिन बेच सकते हैं उस दिन की? जिस दिन बेच सकते हैं उस दिन की। अब ये भी एस्टिमेट करना पड़ेगा आपको। आप ये एस्टिमेट करोगे कि ये टेबल में किस दिन बेच दूंगा। आपको लग रहा है यार 15 अप्रैल तक बेच दूंगा, तो 15 अप्रैल को कितने पैसे मिलेंगे? हाँ, उसमें से माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेलिंग, तो क्या आ जाएगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये किस दिन बेच पाऊंगा? मान लो मुझे लग रहा है 30 अप्रैल को बेच पाऊंगा, उस दिन कितने पैसे मिलेंगे? समझ में आ रहा है? 31 मार्च को नहीं बेच पा रहा मैं, 31 मार्च को बेच पा रहा होता तो बिक ही जाता ना। समझ में आ रहा है क्या सर? एनआरवी किस डेट के हिसाब से निकालते हैं? जिस दिन बेच पाऊंगा। पर वो तो आपके मतलब का नहीं है, कुल मिला के क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपने क्या पंचायत, बट बात समझो, ठीक है। आगे देखो, तो मान लो आपको एनआरवी क्वेश्चन ने निकाल के दिया है, लेते हैं एग्जाम्पल 18,000, 2,100, 1,200, 4,600 और 22,000। टोटल कितना हुआ? कैलकुलेटर लेके नहीं आते क्या आप लोग? सीए फाउंडेशन में आ गए आप लोग भाई साहब? हो सकता है अभी आपको शक लग रहा होगा, पर यू आर इन सीए फाउंडेशन राइट नाउ। कैलकुलेटर के बिना आमद जनरल से क्लास में मेरी। कितना हो रहा है सर? हमको क्या मजदूरी की आदत पड़ी हुई है सर, खुद ही दिमाग चलाते हैं, कैलकुलेशन में भी ये सिखाया है हमारे को 11th 12th क्लास। हम कंफर्ट में आना ही चाहते हैं, है कि नहीं? 47,900, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, ठीक है, मेरा एक सवाल है, व्हाट शुड बी दी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री? दिमाग लगाओ, पेंसिल रफ कॉपी इस्तेमाल करो, आंसर बता दो। ये तो कुछ लोग तो 1 सेकंड में बता देंगे। हाँ दीदी, कितना बता रहे हो आप? हैं? हाँ, और अच्छा वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। तो आपके हिसाब से क्या है वैल्यू?
भाई बोले 47,900। हाँ, आपके हिसाब से 47,900। ये 600 था क्या? अच्छा, 47,600 बोल रहा है भाई एक तो। ठीक है, दूसरा आंसर आ गया। हाँ सर, आप 47,900। आप सर 47,900। आप सर 47, हाँ जी 47,900। 600 वाले। दीदी आप क्या कुछ अलग बता रहे थे आप? 47,600। हाँ, आपका 47,900। इसमें कंफ्यूजन की बात क्या है कि नहीं? हमने क्या पढ़ा है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, यही तो पढ़ा है। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 53,000। और एनआरवी कितनी है? 47,900। लोअर कितनी हो जाएगी? 47,900। आंसर इज रॉन्ग। ये तो गलत है। अरे सर, अभी तो पढ़ाया आपने, कॉस्ट और विच इज लोअर, यही तो लिखा है, क्या कर रहे हो? मैंने कब बोला टोटल बेसिस पे करना है भाई? जब इन्वेंट्री अलग अलग है तो कॉस्ट और एनआरवी को कंपेयर भी अलग अलग करोगे या टोटल करोगे? टोटल बेसिस पे कंपेयर करोगे या इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए, बोलो? इंडिविजुअल बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए भाइयों बहनों, क्या कर रहे हो? चीज ही अलग अलग है, उसकी कॉस्ट ही अलग है, उसकी एनआरवी अलग अलग है, जोड़ के कैसे कर रहे हो भाई साहब? तो यू कैन नॉट टोटल द कॉस्ट एंड एनआरवी, यू कैन नॉट कंपेयर टोटल कॉस्ट विद टोटल एनआरवी। गलत हो जाएगा सारी कहानी, आपको इंडिविजुअल कंपेयर करना पड़ेगा। क्योंकि आइटम ही अलग अलग है, उसकी कॉस्ट भी अलग दी हुई है, एनआरवी भी अलग दी हुई है। अब बताओ, 20,000 और 18,000 विच एवर इज लोअर? 18,000। 2,000 और 2,001 विच एवर इज लोअर? 2,000। 1,000 और 1,200? 1,000। 5,000 और 4,600? 4,600। 25,000, 22,000 विच एवर इज लोअर? 22,000। अब जोड़ो। दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? पक्की बात? श्योर? यहां पे मैंने कॉस्ट को उसकी एनआरवी से कंपेयर किया, तो यहाँ पे कॉस्ट क्या जो मेरी लगी थी वही ली है मैंने, या मैंने कुछ अलग तरीके से निकाली है? नहीं सर, जो कॉस्ट लगी थी वही ली है मैंने। जो हिस्ट्री में मेरी कॉस्ट लग चुकी थी वही कॉस्ट ली है। एनआरवी मुझे दी हुई थी, इंडिविजुअल कंपेयर कर लिया, मेरा आंसर आ गया। इसीलिए इस मेथड को कहता क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। क्योंकि कॉस्ट कौन सी ले रहे हैं हम लोग? जो हिस्ट्री में मेरी लग चुकी है पास्ट में, वही तो कॉस्ट ले रहा हूं। कॉस्ट थोड़ा ना अलग तरीके से निकाल रहा हूं मैं, मुझे दी हुई है कॉस्ट, वो ले लिया। कॉस्ट में क्या क्या? कॉस्ट ऑफ परचेस, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और अदर कॉस्ट। किससे कंपेयर किया? एनआरवी से। किससे कंपेयर किया? एनआरवी से। क्या कोई एवरेज करके करा कंपेयर कॉस्ट को? स्पेसिफिक कॉस्टली, स्पेसिफिक कॉस्टली, स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक एनआरवी विच एवर इज लोअर, स्पेसिफिक कॉस्ट, स्पेसिफिक एनआरवी विच एवर इज लोअर। क्यों कर रहा हूं स्पेसिफिक में, टोटल क्यों नहीं कर रहा हूं? सर एवरेज क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि सर आइटम ही अलग अलग हैं, इंटरचेंजेबल नहीं है। टेबल की जगह चेयर नहीं दे सकता, चेयर की जगह पॉट नहीं दे सकता, पॉट की जगह टेम्पल नहीं दे सकता, टेम्पल की जगह आइडल नहीं दे सकता। अलग अलग आइटम है, अलग अलग आइटम होते हैं। तो कौन सा मेथड लगता है कॉस्ट निकालने के लिए? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और कॉस्ट और एनआरवी कंपेयर भी कैसे करेंगे? अलग अलग, इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल आइटम बेसिस पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्की बात? श्योर? ओके। अब आ जाइए आपकी बुक में, जो स्क्रीन पे है आपके सामने। पहला मेथड स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ठीक है, ये मेथड उस टाइप की इन्वेंट्री की कॉस्ट को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल करा जाता है जहां पे इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं होती है। मतलब इन्वेंट्री क्या होती है? अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम होते हैं शेप साइज प्राइस में। ठीक है,
एंड देयर वैल्यू इज हाई, लाइक एक्सपेंसिव मेडिकल इक्विपमेंट, बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट है, सीटी स्कैन की मशीन अलग, आईसीयू की मशीनें अलग है, ठीक है, वो अपने ऑक्सीजन कैलकुलेट करने की मशीनें अलग है, ठीक है, हार्ट बीट कैलकुलेट करने की मशीनें अलग है, एमआरआई की मशीनें अलग है, बहुत महंगी महंगी आती है सर। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगा के मुझे उसका अलग से कॉस्ट मालूम है, ठीक है सर। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं सर, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, या यूनिक आइटम्स हैं, एंटीक आइटम्स हैं, जैसे मैंने बोला हैंडीक्राफ्ट की शॉप है या एंटीक स्टोर है, अलग अलग आइटम के अलग अलग दाम है, तो अलग अलग दाम ही लेने हैं। वहां पे कोई एवरेज नहीं करना, वहां पे फीफो नहीं लगाना, लीफो नहीं लगाना, सिंपल एवरेज नहीं करना, वेटेड एवरेज नहीं करना, स्पेसिफिक कॉस्ट को कंसिडर करना है टू कैलकुलेट दी कॉस्ट। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो वैल्यूएशन क्या टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर करेंगे या स्पेसिफिक कॉस्ट को स्पेसिफिक एनआरवी से कंपेयर करेंगे? स्पेसिफिक कॉस्ट को स्पेसिफिक एनआरवी से कंपेयर करेंगे। समझ आ रहा है सर? ओके, चलो जी, ये आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, चलो प्लीज कैलकुलेट। आपको कॉस्ट निकाल के दे दी, चलो बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात। कॉस्ट निकालने के लिए बोला ही नहीं, निकाल के दे दी कि जो आइटम अनसोल्ड है उनकी कॉस्ट कितनी है और जो आइटम अनसोल्ड है उनकी एनआरवी कितनी है। मुझे बताओ वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी, कम ऑन। टोटल कर दूं इसकी, टोटल कितनी आ रही है बताओ, कितनी आ रही कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कम ऑन 84, टोटल एनआरवी तो विच एवर इज लोअर 84, और क्या है भाई, टोटल कर देंगे ना, 84 85 विच एवर इज लोअर 84। अरे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया स्पेसिफिक कंपैरिजन होगा, विच एवर इज लोअर 38 कॉस्ट, विच एवर इज लोअर 29, तो सेम ही है ना, विच एवर इज लोअर 14, जोड़ो कितना हुआ, ये आंसर आ गया, सिंपल एकदम क्लियर। ये क्या है, कॉस्ट है क्या या वैल्यू है? कॉस्ट है या वैल्यू है? वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अदर कॉस्ट। कॉस्ट किस कैसे निकाली मैंने यहाँ पे, एवरेज करके निकाली या जो थी वो ले ली? जो थी वो ले ली, क्योंकि आइटम ही कौन से हैं, नॉट इंटरचेंजेबल, मतलब अलग अलग हैं। कौन से हैं? अलग अलग हैं, तो जितनी इसकी कॉस्ट लगी हुई वो ले लेंगे, एवरेज क्यों करेंगे, आइटम ही अलग अलग। कहानी सेट है? सेट है कहानी, पक्की बात, श्योर? तो देखो ये आपके सामने इलस्ट्रेशन 1 है और ये इसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसको प्लीज कॉपी में लिखें, इलस्ट्रेशन नंबर 1। यस यस, सॉल्यूशन, कम ऑन फास्ट। चलो जी, तो आपने लिख लिया, अब लिखने के बाद चलते हैं हम अगले हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में, जहां पे गुड्स इंटरचेंजेबल होते हैं। मतलब गुड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं? सेम होते हैं, सेम होते हैं। मेरे कैलकुलेटर की ट्रेडिंग है, कैलकुलेटर लाता हूं सेम, सेम ब्रांड, सेम साइज, सेम कलर, ठीक है, इंटरचेंजेबल है। एक कैलकुलेटर दूसरे से इंटरचेंज करूंगा तो सेम ही है, माल ही सेम है ना, क्योंकि इंटरचेंजेबल है, ठीक है। मेरे प्रोडक्शन यूनिट है, मेरे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं खुद बनाता हूं कैलकुलेटर, तो भी मेरा गुड्स कैसा है, इंटरचेंजेबल है। समझ रहे हो क्या आप बात? मान लो बॉटल बनाता हूं मैं बिस्लरी के लिए, पानी की बॉटल मैं बनाता हूं प्लास्टिक की, पानी वो भरते हैं, बॉटल में बनाता हूं, तो सेम बॉटल बनाता हूं, इंटरचेंजेबल है, एक से दूसरे को रिप्लेस कर दोगे सेम ही है। समझ रहे हो? तो अगर मेरे गुड्स इंटरचेंजेबल है यानी कि सेम सेम है, तो मैं फिर सेम सेम गुड्स की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? तो उसके लिए मेरे पास में 4 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अभी सिर्फ नाम पढ़ना है। सेकंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड सिंपल एवरेज और फोर्थ वेटेड एवरेज। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को हम शॉर्ट में फीफो बोलेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट को हम शॉर्ट में लीफो बोलेंगे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। पढ़ेंगे सारे मेथड,
हम पढ़ेंगे सारे मेथड, आपके सीए फाउंडेशन में काम के भी सारे मेथड हैं। क्वेश्चन वैसे आने के चांसेस कम होते हैं, क्वेश्चन इन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में से आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, चाहे कोई सा भी मेथड हो, चाहे वो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हो, चाहे फीफो, चाहे लीफो, चाहे सिंपल हो, चाहे वेटेड एवरेज। अपन पढ़ेंगे तो पांचों, चांसेस बहुत कम है क्वेश्चन आने के। बट एक और बात बताता हूं मैं आपको नॉलेज के लिए, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम आता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी कुछ बोलता है, वो भी बताता है कि आपको कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो वो भी आपको ये मेथड बताएगा सारे। बट वो ऐसा कहता है, कौन? AS2 ऐसा कहता है कि बोले भाई साहब जितना भी आपने मेथड लिखा है ना, मेथड तो होता है कॉस्ट निकालने का, बट मैं मतलब AS2 लीफो और सिंपल एवरेज को मेथड ही नहीं मानता। सीख तो लेंगे अभी अपन, पर AS2 इन मेथड्स को रिकॉग्निशन देता ही नहीं है, वो इनको मान्यता प्रोवाइड नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये तो बेकार मेथड है। बोले AS2 बोलता है मेरी नजर में मेथड दो ही है, एक तो फीफो और एक वेटेड एवरेज, और जब इंटरचेंजेबल नहीं है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड भी है। समझ में आ रहा है क्या? तो AS2 किस मेथड को मेथड नहीं मानता? लीफो और सिंपल एवरेज को। बट हमारे सीए फाउंडेशन में तो है, तो हम तो पढ़ेंगे। समझ में आया क्या? पक्की बात? श्योर? कंफर्म? आगे चलते हैं। अब समझना सर, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने। आपके पास में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आपने कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, फैक्ट्री में बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पे दिए हैं। जैसे एक होता है परचेज डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल को परचेज करता होगा। क्या करता होगा? रॉ मटेरियल को परचेज करता होगा। मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, स्पेसिफिकली अभी हाल फिलहाल। तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज करता है। परचेज करता है, किसको देता है परचेज करके? किसको देता है परचेज करके? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। देता है मतलब बेचता है, सेल करता है, या इशू करता है? इशू करता है। क्या करता है? कमॉन, इशू करता है। तो रॉ मटेरियल परचेज कौन करेगा? प्रोक्योरमेंट या परचेज डिपार्टमेंट। देन इट विल इशू दीज रॉ मटेरियल टू दी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जहां पे एक्चुअल में वो कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगा। किसमें? फिनिश गुड्स में। ठीक है, तो क्या करता है? इशू करता है। फिर ये उस पर प्रोडक्शन करता है, ये उसका प्रोडक्शन करता है या कन्वर्जन करता है उसको, और कन्वर्ट करके किसको भेज देता है? किसको भेज देता है? भेज देता है, बेचता नहीं, किसको भेज देता है? सेल्स डिपार्टमेंट। फिर सेल्स डिपार्टमेंट उसको आगे भेज देता है। वैसे देखो, अगर आपकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत नामी ब्रांड हो आप, तो आप प्रोडक्शन करने के बाद बीच में एक डिपार्टमेंट आता है जिसको आप बोलते हो क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट। कभी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके आते हो तो पीछे QA की पर्ची लगी हुई आती है, या QC आती है, QC, QC क्वालिटी चेक्ड लिखा हुआ आता है ना। कई फ्रूट वाले की संगठ में QC लगा देते हैं उस पे, फ्रूट पे बोले क्वालिटी चेक्ड। अरे तो तूने अंदर से क्या एप्पल को फोड़ के देखा है क्या? पर ठीक है, लगा देते हैं। ठीक है, तो खाने की चीज हो चाहे आप कोई अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, उसका क्वालिटी का अश्योरेंस टेस्ट होता है। वो कौन करता है? क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई जितनी न्यूट्रिशंस वैल्यू है जो मैंने मेंशन कर रखी है पैकेट पे, वो है कि नहीं है? ठीक है, जैसा जो भी स्टैंडर्ड्स थे FSSAI के, वैसा उसमें काम है कि नहीं है? या इलेक्ट्रॉनिक आइटम सही चल तो रहा है ना, सारा फिटिंग प्रॉपर तो हुआ है ना, लूज फिट तो नहीं हुआ है ना, खराब तो नहीं हो जाएगा ना, बैटरी सही से लगी है नहीं लगी है? तो ये सब क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद फिर ये किसको देता है? अल्टीमेटली सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। फिर ये आगे से माल को बेचता है। समझ में आ रही कहानी? पक्की बात? ये बताओ मुझे, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं, आउट ऑफ द बॉक्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है कि कितना माल बनाना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कौन बताएगा कितना माल बनाना है? सेल्स डिपार्टमेंट कंज्यूमर रेट्स में रहता है,
इट इज नियर टू कस्टमर, नियर टू कंज्यूमर, ये रोज डील करता है उनसे, है ना। तो ये क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं डिमांड कि इस बार क्या आएगी। ठीक है, ये डिमांड एस्टिमेट करके बताते हैं किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, कितना माल बनाना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको बताता है, इतना माल प्रोक्योर करना है। समझ में आ रहा है, चलता उल्टा है, प्रोसेस सीधे चलता है। बताता कौन है, बताने वाला प्रोसेस उल्टा होता है, तो काम करने वाला प्रोसेस सीधा होता है। समझ में आ रहा है क्या आपको, पक्की बात, श्योर। ये आप है ना बजट पढ़ोगे कॉस्टिंग के अंदर, प्रोडक्शन बजट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट बजट, सेल्स बजट, ये बजट बनाओगे आप अलग अलग अलग, कॉस्टिंग में आएगा आपके सी इंटरमीडिएट में, वहां पे ऐसे पढ़ोगे आप। अभी अपने काम में आते हैं। तो मैंने क्या बोला, रॉ मटेरियल कौन परचेस करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट। देन वो किसको इशू करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल बना के किसको देता है, क्यूसी को, क्वालिटी एश्योरेंस को, और वो अल्टीमेटली इसको देते हैं सेल्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, सेट है। अब समझना आप, एग्जाम्पल ले रहा हूं। 1 अप्रैल 2025 को प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास, किसके पास, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास, मतलब परचेज डिपार्टमेंट के पास गुड्स आए। सबसे पहले तो इसके पास ही आएंगे गुड्स में भी, कौन से, रॉ मटेरियल। कौन से, कमॉन, रॉ मटेरियल। तो रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल। और एक किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की। उसके पास आए, लेट से 500 बैग्स, या चलो 500 कोई यूनिट मान लेते हैं, 500 यूनिट कुछ आई, कोई भी यूनिट, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा, यूनिट आई, 500 यूनिट आई। और एक यूनिट की प्राइस आई 50 रुपए। कितनी आई, 50 रुपए। एक कितने का पड़ा, 50 का। फिर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट ने क्या करा, इस 500 में से 2 अप्रैल को 150 यूनिट, 150 यूनिट इशू कर दिया। क्या कर दिया, इशू कर दिया। किसको इशू कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वेरी गुड, इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। कितने यूनिट, 150 यूनिट। फिर इसके पास 6 अप्रैल को 700 यूनिट आए। अब प्राइस तो बाजार में फ्लक्चुएट होती रहती है ना, जरूरी थोड़ी ना कि पहले 50 पे आए थे तो आज भी 50 पर यूनिट आएगी। हेलो, प्राइस कैन चेंज। इस बार जो 700 यूनिट लाया वो पर यूनिट में 49 में लाया। कितने में लाया, पर यूनिट 49 में लाया। ये प्राइस क्या है, पर यूनिट है। क्या है प्राइस, ये पर यूनिट। समझ रहे हो क्या आप, भाई मैं स्टार्टिंग में 500 यूनिट लाया, एक यूनिट 50 की लाया, उसके बाद 2 अप्रैल को मैंने उसमें से 150 यूनिट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर दी। उसके बाद मैं 6 तारीख को फिर 700 यूनिट लेकर आया। अब की बार हर यूनिट कितने की लाया, 49 की। ठीक है, अब आगे देखो, 7 अप्रैल को मैं फिर 200 यूनिट लेकर आया। अब की बार एक यूनिट लाया 51 के अंदर। 9 अप्रैल को मैंने 600 यूनिट इशू कर दी, किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, माल बनाने के लिए। 11 अप्रैल को मैंने फिर 200 यूनिट इशू कर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, माल बनाने के लिए। 13 अप्रैल को मेरे पास फिर 500 यूनिट आ गई। एक कितने की आई इस बार, एक 52 की आई। हाँ सर, वही वही क्वेश्चन है, वही तो बताना है। बस थोड़ी देर बाद देखो वो क्या रहा है, उस सारे आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद बस एंड करते हैं। 15 अप्रैल को अपन ने 250 यूनिट्स इशू कर दी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ओके,
समझ में आया हो क्या रहा है? प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास रॉ मटेरियल आ रहा है, ये रॉ मटेरियल किसको इशू कर रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये रॉ मटेरियल ला रहा है अलग अलग रेट के, और ये इशू कर रहा है किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अब साला ये जानना है कि ये जो 150 यूनिट इशू करा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये किस में से करा? इस 500 में से, इस 700 में से? तो सर ये तो कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है सर, है ना? ये तो किस में से करा होगा? इस 500 में से करा होगा, है कि नहीं भाई? कॉमन सेंस था ही मेरे पास, ये तो उसमें से दिया होगा। उसके बाद 700 यूनिट आ गई, उसके बाद कितनी आ गई? 200 यूनिट। अब ये 600 यूनिट जो मैंने इशू करी है, ये 600 यूनिट में से कौन सी यूनिट में से मैंने इशू किया है? इस 500 में से बची हुई 350 में से इशू करी है, या इस 700 में से पूरी की पूरी 600 इशू कर दी है, या इस 200 में से पूरी 200 इशू कर दी है, बाकी 400 उसमें से कर दी है? वो नहीं पता ना मेरे को। समझ में आ रहा है क्या? हेलो, मुझे क्या पता कि इस 600 यूनिट की इशुएंस में से कौन सी यूनिट्स इंक्लूडेड है? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये बची हुई 350 है, या इसमें इस 700 में से पूरी 600 कर दी इशू, या इस 200 में से 200 इशू कर दी, या इसमें 100 इशू कर दी? कौन सी है ये मुझे नहीं मालूम। समझ रहे हो क्या भाई? मुझे क्या पता? अरे यूनिट तो सेम ही है, ये थोड़ा ना होता है कि भैया वो 700 वाली आई थी, अरे तू इधर आ, तू इधर आ, तू कितने में आया था? 49 में, तू इधर बैठ, तू जा पहले, तू जा। यूनिट तो सेम ही है ना भाई, यूनिट तो सेम ही है, एक ही जगह ला के रखता हूं, तो वो तो मैं कोई भी दे सकता हूं ना उठा के। पर मैं क्या मानूं कि कौन सी वाली इशू करी है? मैं क्या मानूं कौन सी वाली इशू करी है? स्टार्टिंग वाली में से इशू करी है, या 700 में से इशू करी है, या 200 वाली में से इशू करी है? ये मुझे क्या पता। फिर ये 200 जो मैंने इशू करी, ये किस में से करी है? फिर ये 500 आई है, फिर ये 250 जो इशू करी है, वो किस में से करी है? ये मुझे नहीं मालूम ना भाई साहब। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, लास्ट में ये बताओ मेरे पास टोटल कितनी यूनिट्स आई? कम ऑन, टोटल कितनी यूनिट्स आई? टोटल यूनिट्स आई 1900। कितनी इशू कर दी? कम ऑन, कितनी इशू कर दी? बोलो यार, कम ऑन। तो मेरे पास में कितनी यूनिट बची है लास्ट में? कम ऑन, कितनी यूनिट बची? कम ऑन, 700 यूनिट बची है लास्ट में। अब मुझे ये जानना है, क्वेश्चन ये है, मुझे ये जानना है कि ये 700 यूनिट जो बची है वो कौन सी वाली है? मतलब वो कितने दाम वाली है? मतलब मैंने इशू कौन से दाम वाली कर दी और कौन सी वाली बच गई, मुझे ये जानना है। समझ में आ रहा है क्या? समझ आ रहा है क्या? जानना क्या है, मैं जानना क्या चाहता हूं? पक्की बात, अलग अलग रेट की अलग अलग डेट पे गुड्स आए थे, अलग अलग डेट पे इशू कर दिए, लास्ट में कितनी यूनिट बच गई? 700। अब मुझे ये जानना है कि ये 700 यूनिट जो बची है वो किस प्राइस वाली में से बची है, कौन सी प्राइस वाली में से बची है, वो मैं जानना चाहता हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? आंसर कल मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। टाइम हो गया यार। वो फिर कनेक्टिविटी में जाएगा ना, वो चारों मैसेज एक साथ कवर हो जाएंगे। ठीक है, समझ तो आ गया ना आपको कहानी क्या है? तो ये कल समझेंगे कि 700 यूनिट किस में से बची है, तो क्या क्या अजम्पशन यहाँ पे ले सकते हैं, किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, वो कल सीखेंगे। ओके।